सो गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। और इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अपने क्षितिज का जो पाठ्यक्रम है गद्य का और पद्य का उसको पूर्ण कर लिया है। अब हम लोग पढ़े हैं अपनी जो हम लोग की एक दूसरी बुक चलती है कृतिका। तो कृतिका का एक लेसन कंप्लीट हो चुका है आपका, माता का आंचल, और सेकंड लेसन जॉर्ज पंचम की नाक। ये लेसन आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। इस लेसन के बारे में बताऊंगा, इसका सस्वर वाचन होगा, व्याख्या होगी, ये सब आज की क्लास में कराया जाएगा। तो इससे पहले कि मैं इस पाठ की शुरुआत करूं, आप इसका शीर्षक देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक। तो इसमें जो लास्ट वर्ड है नाक, तो नाक समाज में मान सम्मान और इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, सबको मालूम है ना। लोग कहते हैं अरे बड़े नाकदार हो भाई। तो नाक किसका प्रतीक होती है? मान सम्मान और इज्जत का। दूसरा, आजकल के दौर की अगर हम बात करें तो जो महामारी इस समय चल रही है समाज में, उसकी जांच भी नाक से ही शुरू होती है। ठीक है, होती है या नहीं होती है? होती है, नाक से ही शुरू होती है। यानी सारी मुसीबत की जड़ नाक ही हो गई है इस समय। जुखाम, और जुखाम के बाद फिर उसकी जांच, और जांच के बाद फिर पता ही है आप लोगों को, फिर तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अच्छा ठीक है, अब इसके पहले चलते हैं, शीर्षक के पहले। यहां एक शब्द दिया है जॉर्ज पंचम। ठीक, तो दरअसल जॉर्ज पंचम के बारे में कोई किसी ने सुन रखा है क्या पहले? शायद कभी पहले सुन रखा हो। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। आकांक्षा ने सुन रखा है, तो ठीक है आकांक्षा, मैं आपका माइक ऑन करता हूं। 1 सेकेंड, फिर आप बताइए। 1 सेकेंड बेटा। वन मिनट रुक जाइए, आपका माइक मैं अभी ऑन करता हूं। ओके आकांक्षा, माइक ऑन कर लीजिए अपना। आकांक्षा माइक ऑन करिए अपना, बताइए। नहीं हुआ? 1 सेकेंड। क्यों नहीं हुआ भाई? 1 सेकेंड बस। अब ऑन करिए आकांक्षा। जॉर्ज पंचम जो थे वो अंग्रेजी सरकार के काफी बड़े पद पर जो प्रिंस वगैरह होते हैं ना, वही थे जॉर्ज पंचम। चलो ठीक है, आकांक्षा ने कम से कम इतना तो बता दिया कि जॉर्ज पंचम जो थे वो अंग्रेजी सरकार में थे। ठीक है, और उनका एक बुत तो समझते हैं ना, एक स्टैच्यू, वो दिल्ली में लगा हुआ था। ठीक, अभी जब आप लोग लेसन पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ेंगे जब, तो आपको मिलेगा उनका एक स्टैच्यू लगा हुआ था। ठीक, अच्छा, इस लेसन का उद्देश्य क्या है? इस लेसन का, इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि इस पाठ में जो हम लोगों की गुलामी की मानसिकता है, ठीक है, कौन सी मानसिकता? गुलामी की मानसिकता है, वो अभी तक नहीं गई है। चापलूसी की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता, ये हम लोगों की नहीं गई है। तो इस पर एक व्यंग टाइप में है ये लेसन। व्यंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन व्यंग जैसा ही है ये पूरा पाठ। इस पाठ में यह दर्शाया गया है कि हम लोगों का मान सम्मान, हम लोगों की इज्जत विदेशियों से कहीं अधिक बढ़कर है। ये इस लेसन का कंक्लूजन है, उपसंहार है इस पूरे पाठ का। तो अब थोड़ी सी स्टोरी मैं बताता हूं, फिर इस पाठ को पढ़ाना शुरू करता हूं। ठीक है, तो इस पाठ की स्टोरी ये है कि जॉर्ज पंचम का एक स्टैच्यू लगा हुआ था दिल्ली में, और उस लाट पे जॉर्ज पंचम की नाक काफी पहरेदार होने के बावजूद भी वो चोरी हो गई थी। और उसी समय भारत के दौरे पर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वो भारत आ रही थी। और जैसा कि हमारा सरकारी सिस्टम है कि जब किसी बड़े नेता का दौरा वगैरह होता है तो रातों रात सड़कें बन जाती हैं, रातों रात कार्य हो जाते हैं,
ऐसा लगता है जैसे पहले जैसा था वैसा था ही नहीं, सब कुछ रातों रात हो जाता है। वैसे नॉर्मल में नहीं होता, लेकिन जब भी किसी, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो वही हाल वहां हो रहा था। लेकिन अफसर इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर कहीं इस बात का खुलासा हो गया कि जॉर्ज पंचम की स्टैच्यू पर नाक नहीं है, तो कितने लोगों की नौकरी जाएगी, कितनों को सजा मिलेगी। इस बात से अफसर डरे हुए थे। दूसरा, महारानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड के बारे में कहा जाता था, अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि उनका जो राज्य था उसमें सूर्यास्त नहीं होता था। इसका मतलब है कि वो यहां तक फैला हुआ था। बाकी आप लोग खुद ही साइंस के स्टूडेंट हैं, आप समझ ही गए होंगे। राज्य का विस्तार इतना था कि वहां सूर्यास्त नहीं होता था। अब ब्रिटेन की महारानी यहां इतने देशों में उनका शासन रहा हो, पावरफुल तो थी, उनका एक दर्जी था। दर्जी इस बात को लेकर परेशान था कि भारत और श्रीलंका के दौरे पर महारानी कौन सी ड्रेस पहनेंगी। बेचारा डरा हुआ था, और डरना लाजमी भी है। भाई इतने बड़े पद पर बैठा है व्यक्ति, पता नहीं क्या सजा दे दे। नौकरी के अलावा डिक्टेटरशिप अगर है तो डिक्टेटरशिप में तो फिर कोई भी सजा मिल सकती है। नौकरी तो जाएगी जाएगी, हो सकता है वो पूरी जिंदगी जीवन भर आपको जेल में भी रहना पड़े। वो इसलिए परेशान था। बढ़ते बढ़ते लेसन थोड़ा आगे बढ़ता है। सरकारी अफसरों की मीटिंगें बुलाई जाती हैं। मीटिंग में एजेंडा तय किया जाता है कि भाई मूर्ति पर नाक कैसे लगे। रातों रात सड़कें बनाई जाती हैं, दिल्ली का कायाकल्प किया जाता है। दिल्ली का कायाकल्प होने पर रंग रोगन किया जाता है। अगल बगल जो भी झुग्गी उग्गी बस्तियां थी उन सबको छुपाया जाता है। जैसा अमूमन होता है वैसा ही हो रहा था। यहां लाट में नाक को लेके मीटिंगों का दौर जारी हो गया। सारे अफसर हलकान थे, परेशान थे। भाई नाक तो लगनी चाहिए, किसी भी स्थिति में मूर्ति पर नाक चाहिए, चाहे यहां से लाओ। मूर्ति पहले तो मीटिंग में यह तय किया गया कि सबसे पहले तो यह पता लगाया जाए कि किस पत्थर की मूर्ति बनी है। हुक्म हुआ, जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष महोदय उस मीटिंग के, उस सभा के जो अध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने कहा ठीक है। तो एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, पुरातत्व विभाग जिसको कहें, उनके अधिकारी को बुलाया गया, उनसे भी राय मशवरा लिया गया। तो सबसे पहले यह तलाशा जाए कि ये किस सन में मूर्ति लगी थी और किस पत्थर की लगी थी। सारी पुरानी धूल फांकती फाइलों को छाना गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि यार वो किसी भी फाइल में इस बात का कोई जिक्र नहीं प्राप्त हुआ। सारे अफसर फिर से परेशान। एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार को बुलाने के बाद मूर्तिकार ने कहा नाक कौन सी बड़ी बात है, मैं तो पता नहीं क्या क्या लगा दूंगा, जैसा अमूमन होता है। अफसर सब बड़े प्रसन्न हो गए, भैया नाक लग जाएगी। उसको हुक्म दिया जाओ तुमको नाक लगानी है। वो बेचारा हर पहाड़ पर गया, भारत के कोने कोने तक गया, हर पहाड़ तक गया, लेकिन उसको वैसा पत्थर नहीं मिला। जब वो लौट कर आया, सब उसके चेहरे उतरे हुए थे। क्यों उतरे हुए थे? सब इस बात को लेकर डर रहे थे कि अब क्या होगा। तभी मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया। बोले सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। अध्यक्ष महोदय परेशान थे। अध्यक्ष महोदय बोले हाँ ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर मूर्ति पर मैं जिंदा नाक लगा दूं तो कुछ तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे जो मीटिंग में थे, सभा में। जिंदा नाक कैसे लगेगी भाई? बोले देखो हमारे यहां बहुत सारे हम लोगों के जो राजनीतिक नेता हैं उन सबके बहुत सारी मूर्तियां हैं, और अगर मूर्तियों की नाक नहीं फिट बैठेगी तो हम उस पर जिंदा नाक लगा देंगे। गुपचुप तरीके से मीटिंग, सभा, पुलिस कमरे से बात बाहर ना जाए, सबकी सहमति हो गई। मूर्तिकार फिर से चला। उसने भारत के हर शहर, हर ये दिया है उसमें कई जगह घूमा,
हर नेता की मूर्ति को देखा, बच्चों की मूर्ति को देखा, नेताओं की मूर्ति को देखा, लेकिन सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हो रही थी। उसने सोचा कि किसी भी बच्चे की नाक काट के लगा दी जाए। लेसन के अंत में है, पाठ के अंत में है। तो यहां तक कि किसी भी भारतीय बच्चे तक की नाक उस नाक से बड़ी थी। तो क्या सीखा हमने इस पाठ से? इस पाठ का मेन मोटिव यह है कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। हमारी जो अफसरशाही है उसका जो कार्य करने का पैटर्न है उसको बदलना है। तीसरा हमने क्या सीखा? हम लोगों की इज्जत, हम लोगों का मान सम्मान विदेशियों से कहीं अधिक बढ़कर है। इतनी चीजें हमने इस पाठ के माध्यम से सीखी। तो अब मैं इस पाठ का वाचन कराता हूं, ठीक है? तो आप लोग भी अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए कृतिका की। अब आपको मैंने केवल शॉर्ट में थोड़ा सा स्टोरी आपको बताई, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में मजा आए। बस मेरी कोशिश यही थी। तो किसी एक को मौका देता हूं पढ़ने के लिए। थोड़ा तेज आवाज में पढ़ेंगे तो सारे बच्चों तक सुनाई देगा। यस बेटा, नेम बताओ पहले अपना। आशीष गोयल, रीड करिए। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। एक मिनट, जैसे ही कोई बड़ी नेता आता है सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं, ठीक है, वो उस जगह का दौरा कर लेती ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। तो वो महारानी एलिजाबेथ के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो पहले ही उपमहाद्वीप का, भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कर चुके थे कि हाँ ठीक है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त है। थोड़ा जोर से बेटा। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था। फौज पाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। एक मिनट, अब थोड़ा सा है इसमें पाठ में थोड़ा सा जिक्र आज के दौर का भी कर लेते हैं, ठीक है? पाठ पुराना है, जिक्र भी पुराना है, लेकिन इसका थोड़ा सा चर्चा आज भी कर लेते हैं। आज जो जनहित के मुद्दे हैं, हमारा जो चौथा स्तंभ है जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, वो जनहित के मुद्दों को दिखाने की बजाय ज्यादातर जिस पर फोकस करता है वो सेलिब्रिटीज पर फोकस करता है। सेलिब्रिटीज ने कुत्ता घुमाया तो वो दिखा देंगे, ठीक है? सेलिब्रिटीज ने क्या पहना, ये अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि यहां लोग मर रहे हैं, लोगों के पास कार्य नहीं है। इस चीज को दिखाने के बजाय तो ये एक व्यंग है उन लोगों पर भी इस पाठ के माध्यम से। समझ में आ रहा है बेटा कि उनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। भाई सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है तो इंसान ही। तो यहां वही हो रहा था कि वो इंग्लैंड की महारानी के लिए सूट बनाया जा रहा था और उसकी खबरें हिंदुस्तान के पेपरों में छप रही थी। सूट वहां बन रहा था, खबरें यहां आ रही थी। आगे। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छपी। अब देखिए, शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें उस समय अखबार की सुर्खियों में थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, तानाशाही का, डिक्टेटरशिप का, कि कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप रही थी, जहां इंसानों की समस्याओं को तो दिखाना दूर की बात है, छापना दूर की बात है, यहाँ कुत्तों की तस्वीरें अखबारों की सुर्खियां बन रही थी। आगे बेटा। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी इंग्लैंड में कोई हरकत होती तो वो हिंदुस्तान में सुनाई देती। इसका सीधा सा अर्थ है कि इंग्लैंड की घटनाएं हिंदुस्तान के पेपरों की सुर्खियां बन रही थी, तो गूंज, बस शंख बजता इंग्लैंड में था और उसकी गूंज हिंदुस्तान तक आती थी। ठीक है, आगे समझ सबको? ओके। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी।
राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। एक मिनट, उस समय उस सूट की कीमत 5,000 रुपए थी। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आज 5,000 रुपए कुछ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आज के बच्चों को 5,000 की खुद ही ड्रेस हो, कोई ना कोई। ठीक है, उस समय 5,000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उस समय के 5,000 आज के आप मान लीजिए 50 लाख, उस समय के, उस पीरियड के आज के 50 लाख हो गए। अब अंदाजा लगा लीजिए आप, 50 लाख का केवल सूट। अब तो समझ में आ गया होगा, आ गया ना सबको? ओके। कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुद की रहमत। कभी हम उनको, कभी हम अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। अमूमन जो मैंने बताया था वो होने लगा। ठीक है, करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, और सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। सड़कें जवान हो गई, इसको व्यंग के माध्यम से लिखा गया है। सड़कें जवान होने का मतलब क्या है? जो गड्ढे वड्ढे थे सब भर दिए गए, रातों रात सड़कें बन गई। सड़कें जवान होने का मतलब क्या है? रोड बन गया, और आगे एक पंक्ति और बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, और जितनी जमाने की धूल लगी हुई थी वो सब साफ हो गई बिल्कुल। जो इनको कभी सुनते नहीं थे अधिकारी, नगर पालिका कर्मचारी, वो सब बिल्कुल रातों रात, जैसे हम लोगों के यहाँ नहीं, जब कभी चीफ मिनिस्टर वगैरह का दौरा हो जाता है तो रातों रात सब हो जाता है। आगे बढ़ो। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। बस सब कुछ था नई दिल्ली में, अगर कुछ नहीं था तो जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तां है। अब नाक की कहानी सुनाई जाएगी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। मतलब एक नाक के लिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पहले की घटना है, तो इतनी सारी चीजें हुई थी। राजनीतिक पार्टियों ने भाषण दिए थे, ठीक है, चंदा जमा किया गया था, कई आंदोलन हुए थे, ये सारी चीजें नाक के लिए हो चुकी थी पहले। आगे बढ़ो। गर्मा गर्म वैसे भी, जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल की कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। अब देखिए, जॉर्ज पंचम की जो स्टैचू था, जो मूर्ति थी, उसके चारों तरफ पहरेदार लगा दिए गए। कोई नाक का मसला होगा तो वो राजनीतिक रूप ले लिया था, तो उसी में दिया है उसमें कि आंदोलन हुए, विपक्षी पार्टियां एक तरफ, कुछ उदासीन लोग रहने वाले एक तरफ, दोनों की ताकत बराबर थी। नतीजा ये हुआ कि नाक को खतरा उत्पन्न हो गया, तो उस स्टैच्यू या मूर्ति के चारों तरफ पहरेदारों का पहरा लग गया, ताकि नाक को कोई नुकसान ना हो। फिर क्या हुआ? हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब अगरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो सारी लाटों की नाकों के लिए गरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की, इंडिया गेट के ठीक सामने वो स्टैचू था जो मैं बता रहा था कि दिल्ली में लगा हुआ था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहां पर स्थित थी, तो आप बता सकते हैं नई दिल्ली में इंडिया गेट के ठीक सामने। जॉर्ज पंचम की लाट की एक नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अब बताइए, गश्त लगती रही, पहरेदार खड़े रहे, लेकिन नाक चोरी हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। परेशानी थी, विकट थी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और देश के खैर ख्वाहों की, खैर ख्वाह माने जो अच्छा चाहते हैं, देश के लिए उसका भला चाहते हैं, खैर ख्वाह, देश का भला चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में
इस नाग का होना बहुत जरूरी है। यह तो तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वे फौरन दिल्ली में हाजिर हो। बैठ जाओ बेटा, आप पढ़िए बेटा, नेम वहीं से। मूर्तिकार योग तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। अब मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार मूर्ति यानी उसमें शिल्प कला में कोई कमी नहीं थी, वैसे तो बहुत बड़ा कलाकार था, लेकिन क्या करें, जरा पैसे से लाचार था, अर्थात आर्थिक स्थिति से कमजोर था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पे, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, लाख लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। भाई उन्होंने कहा कि मूर्ति पर नाक लगनी है, तो उसने कह दिया कि भाई नाक लग जाएगी, तो नाक लगाना कौन सी बड़ी बात है। भाई तो वो तो शिल्पकार था, कलाकार था, नाक लग जाएगी बोले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये बताना पड़ेगा कि मूर्ति किस पत्थर की है और पत्थर कौन सा है, तो नाक लगा दूंगा। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से ये कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलें के पेट चीरे गए और जैसा मैंने बताया था कि पुरातत्व विभागों की फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात सब दूध भागती फाइलों को खोजा गया कि कहीं से ये पता चल जाए कि ये पत्थर कहाँ से आया था, किस पत्थर की ये लाट है, किस पत्थर की ये मूर्ति बनी हुई है। पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ कर हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाग का दारोमदार आप पर है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वो बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पे जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। वही चीज आ रही है, सब मैंने कंक्लूजन बताई थी स्टार्टिंग में। उन्होंने कहा ठीक है पत्थर का पता नहीं चला कोई बात नहीं, लेकिन मैं हिंदुस्तान के हर कोने तक जाऊंगा, जितने भी पहाड़ों पर जाऊंगा और ये पता लगा लूंगा कि पत्थर कौन सा और नाक लग जाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते घर से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान। उसको दो बेटा, वो भी पढ़े आगे, बता दो बस कहाँ पर है, थोड़ा जोर से पढ़ना, तेज आवाज में। आप बैठ जाओ। कमेटी सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी। भाई जब मूर्तिकार ने कहा कि नाक लग जाएगी, पत्थर में ढूंढ लूंगा, तो सभापति की जान में जान आ गई। सभापति ने कहा अच्छा ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती, ढूंढने वाला चाहिए, बस मिल जाएगी। खुश हो गए सब। आगे, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश हो लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा। वो जब घूम आया चारों तरफ, लौट के वापस आ गया, सभापति को कहा कि भाई ये पत्थर तो हमें कहीं किसी भी पहाड़ पर नहीं मिला, लगता है ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग और तरीके। और भाई सभापति गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा लानत है कि हम विदेशों की हर चीज अपना चुके हैं, हर चीज हम लोग विदेशी ही कर रहे हैं, मूर्तियां भी लग रही है तो विदेशी पत्थर की ही लग रही हैं। गुस्से में आ गए थे थोड़े से। आगे बता। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए।
तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्ति भी है, अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि तो जिनकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। तो ये भी वही आया जो मैंने बताया था आपको कि उन्होंने मीटिंग को थोड़ा सा गुप्त कर दिया गया, चपरासी को बाहर जाने का हुक्म दिया, गेट लगा दिए गए और मूर्तिकार ने एक सजेशन, एक सलाह दी कि अगर आप कहें तो हमारे देश में भी नेताओं की कमी नहीं है, उनके बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, जिस नेता की मूर्ति की नाक इसमें फिट हो जाए कहो तो मैं वो लगा दूं। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश द्वारे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नेहरूजी, गोखले, तिलक, शिवाजी। तो बेटा बैल लग गई है। अब आपको काम क्या करना है, जितना आपका लेसन रीड हो गया, अब इस लेसन को पूरा आपको घर से रीड करना है। मैंने शॉर्ट में स्टोरी आपको बता ही दी थी, ठीक है। इतना वर्क आपको करके रखना है पहले से, ओके।